हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitudes of both the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, हम इस डायग्राम से समझते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, तो जो Q1 है वो Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F होगा, और जो Q2 है वो Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो भी F होगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है और रिपल्शन का फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द चार्जेस। मतलब जो ये चार्जेस हैं Q1 और Q2 इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस हमने क्या ली है, R ली है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इतना समझ आया होगा। तो हम इनको अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अभी यहाँ K क्या है, K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होती है कि हम यहाँ से समझते हैं कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 इनके बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होगा। कोई भी मीडियम हो सकता है, लाइक वाटर हो सकता है, फ्री स्पेस हो सकता है, एयर हो सकती है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जैसे मतलब मीडियम लिया है वो लिया है फ्री स्पेस। तो इनके बीच में जो मीडियम है उसमें से अभी जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कुछ लाइन्स होंगी, लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी यहाँ पे, यहाँ से जो ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, तो जो मीडियम की एबिलिटी होती है इन फोर्स ऑफ लाइंस को पास करने की, ठीक है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो अगर जितना परमिटिविटी जितना कम होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ लाइंस पास हो रही होंगी उस मीडियम से, मतलब कि, और परमिटिविटी वही परमिटिविटी ज्यादा होगा तो कम लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही होंगी उस मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें कि परमिटिविटी जो है वो यहाँ अगर फोर्स के फॉर्मूले में अगर ये रखते हैं तो परमिटिविटी जो है वो फोर्स के इनवर्सली, मतलब फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के। ठीक है, तो जितनी कम परमिटिविटी होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ से भी हम वही देख रहे हैं कि जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगी उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, तो जितनी परमिटिविटी कम होगी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, और जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको आगे इसकी जो यूनिट है वो आगे निकालना बताऊंगी कि इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो अगर हम ये इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज 4 एंड पाई आर कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो हमें K की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 इंटू 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम जो ये k की वैल्यू है इक्वेशन 4 में जो k की वैल्यू है वो अगर हम इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें अगर k की वैल्यू रखते हैं तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिलती है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई हमारा कूलम्स लॉ इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में कूलम्स लॉ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी हम 1 कूलम क्या होता है वो देखते हैं कि 1 कूलम जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो अगर इफ वी पुट q1 is equals to q2 is equals to 1 coulomb and r is equals to 1 meter in equation 5, अगर इस इक्वेशन में हम q1 जो है वो भी 1 कूलम ले लेते हैं, q2 है वो भी 1 कूलम ले लेते हैं, और जो r जो है डिस्टेंस है q1 और q2 के बीच में वो हम ले लेते हैं, r कितनी ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी जो कि थी 9 × 10⁹9। तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 9 × 10⁹9 न्यूटन। कैसे मिलेगी, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 1 कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹9 न्यूटन, सॉरी इसकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम चार्ज इज दैट मच चार्ज इफ इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज then it will experience a repulsive force of value F is equals to 9 × 10⁹9 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर हम कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, किसी भी एक चार्ज को उसी के सिमिलर और इक्वल, सिमिलर मीन्स साइन में सिमिलर, कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ले रहे तो नेगेटिव चार्ज, और इक्वल मतलब इक्वल इन मतलब से वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए और साइन सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल इन वैल्यू एंड सिमिलर इन साइन, कोई भी एक चार्ज लेते हैं और उसी के सिमिलर और इक्वल चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वैल्यू है 9 × 10⁹9, तो वो जो चार्जेज हैं उनकी वैल्यू होगी 1 कूलम, ठीक है। मतलब फिर से बताती हूँ कि अगर कोई भी एक चार्ज है उसके सिमिलर और इक्वल, सिमिलर इन साइन एंड इक्वल इन वैल्यू, सिमिलर और इक्वल चार्ज को हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, तो अगर वो फोर्स एक दूसरे पे 9 × 10⁹9 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी 1 कूलम, ठीक है। तो हमने 1 कूलम की डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया। अभी हम देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो K है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F, ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। यहाँ से हमें जो यूनिट्स हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, के की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट सबको पता है कि न्यूटन होती है, तो हम न्यूटन लिख देंगे। आर जो है वो क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर होती है, और हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और दो चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है,
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर। तो जो के की यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे कि हमें जो न्यूटन है, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, उसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। ठीक है, और जो मीटर स्क्वायर है उसकी होती है लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, और फिर कूलम की होती है a1 t1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम दो बार ले लेंगे, a1 t1 a1 t1। ठीक है, तो इसको फिर लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l3 a-2, क्योंकि नीचे a स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो a-2, और नीचे ऊपर t-2 है और नीचे t स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो वो भी -2 में हो जाएगा, तो t टू द पावर -4। तो ये किसकी यूनिट, जो ये है हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l3 a-2 t-4। सिमिलरली हम जो अब हमारा परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, उसका भी जो यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो इसका फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 तो वहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 1/4 के। तो यहाँ पे 4 और जो पाई है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है 1/k के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/k के। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी के की यूनिट्स है उनको भी इन्वर्स कर देंगे। उनको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो डायमेंशंस है उनका भी हम इन्वर्स कर देंगे, तो वो क्या होंगे, अगर हम 1/m1 l3 a-2 t-4 लिखते हैं, या सिमिलर मतलब हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो इनका पावर है उनका साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, m-1 l-3 a स्क्वायर t⁴। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी डायमेंशन और यूनिट हो गई, और यहाँ पे हमने निकाली थी जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट है उसकी यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो होता है वो सारी सिचुएशंस में अप्लाई नहीं हो सकता, वो कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं उन्हीं में अप्लाई हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। ठीक है, तो वो कब कब अप्लाई हो सकता है, वो हमेशा किस पे होता है, स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, स्टैटिक का मतलब हमने स्टार्टिंग में जब हमारा चैप्टर हमने यूनिट स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उन्हीं पे कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, मोशन में जो चार्जेस होते हैं उन पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही अप्लाई होता है, मतलब बड़े जो चार्जेस होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। फिर जो थर्ड हमारा लिमिटेशन है वो क्या है कि जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस r है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है वो किसके 1/r² के r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो r जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम अगर r को बहुत ज्यादा बड़ा ले लेते हैं, मतलब किलोमीटर्स में ले लेते हैं, अब बहुत बड़ा ले लेते हैं, तो क्या होगा, फोर्स जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कूलम फोर्स वहां पे अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो कूलम्स फोर्स जो कूलम्स लॉ है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर जो फोर्थ हमारी लिमिटेशन है वो है
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। अभी यहाँ हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अभी हम कह रहे हैं कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या मतलब है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेंज दी हुई है वो दी हुई है कि r जो है वो 10 टू दी पावर -15 मीटर की रेंज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या मतलब, इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो अगर हम कोई भी एटम लेते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और जो ये चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 10 टू द पावर -15 मीटर की डिस्टेंस होती है। जो न्यूक्लियस में जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी साइज जो होती है वो होती है 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज की साइज होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता तो इनमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं इनमें रिपल्शन होता, और रिपल्शन होता तो जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला हुआ यहाँ पे जो हमारी फोर्थ लिमिटेशन है वो ये है कि जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का वो बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 10 टू द पावर 15 मीटर की रेंज तक न्यूक्लियस की साइज होती है, ठीक है। तो उससे अगर छोटा होगा तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे मतलब हमने फिर आगे पढ़ेंगे कि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है और हमने जो परमिटिविटी है उसके बारे में पढ़ा है, और फिर हमने जो कूलम्ब्स लॉ है वो एसआई यूनिट में पढ़ लिया है, और फिर 1 कूलम की डेफिनेशन पढ़ ली है हमने, के और जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और परमिटिविटी फ्री स्पेस है, उन दोनों की यूनिट और डायमेंशन निकालनी है, और लास्ट में हमने पढ़ा है जो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमें पता है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है जिसमें डायरेक्शंस भी बताते हैं। तो इस टॉपिक में हम जो कूलम्ब्स लॉ है उसको प्रॉपर डायरेक्शन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इस डायग्राम से समझते हैं कि हमने ये दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक है। इनके जो पोजीशन वेक्टर क्या है, जो R1 और R2 है, पोजीशन वेक्टर का मतलब जो सेंटर से इनकी डिस्टेंस कितनी है वो है इनका पोजीशन वेक्टर। तो जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक है। अभी जो Q2 है उस पे Q1 चार्ज है, वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम कहेंगे F21, मतलब 2 पे 1 के थ्रू जो चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो होगा F21 वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जो Q2 चार्ज है वो Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको कैसे डिनोट करेंगे, F12 वेक्टर, ठीक है। अभी जो ये R21 है वो क्या है, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन हम इसको डिनोट डिफरेंट करेंगे कि यहाँ से देखते हैं कि जो R21 वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट ऑफ Q1, मतलब Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलरली जो R12 है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, मतलब Q1 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर Q2 चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर कूलम्ब्स लॉ से हमें फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो पता है, तो
जो F12 चार्ज है उसको हम कैसे लिखेंगे? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर एंड R12। यहाँ पे जो R12 कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, और सिमिलरली हम F21 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F21 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो R12 कैप और R21 कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर्स है और उनको ऐसे डिनोट करते हैं। R12 को हम R12 वेक्टर और अपॉन R12 वेक्टर का मोड। ठीक है, और सिमिलरली जो R21 है, R21 कैप है, उसको भी लिख देंगे R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं R12 और R21 ये क्या है कि इनकी सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है तो वैल्यू तो सेम ही होगी, 1 ही होगी, बस इनकी डायरेक्शन चेंज है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 कैप, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। और जो R12 वेक्टर है वो R21 वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की ये तो इक्वल ही है, तो हम इसको लेट्स से इसको R ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है इसलिए हम इसको दोनों को R ले सकते हैं। मतलब ये दोनों जो है R21 वेक्टर और R12 वेक्टर ये इक्वल है। ठीक है, अभी हम जो इक्वेशन हमारी 3 और 4 है उसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21। मतलब R इसमें क्या है? R12 वेक्टर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्योंकि R12 वेक्टर जो है R21 वेक्टर के इक्वल है तो हम R21 वेक्टर का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, और माइनस ऑफ R21 का कैप, क्योंकि R12 कैप है वो नेगेटिव ऑफ R21 के इक्वल है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, अभी हम इसको अगर माइनस का साइन यहाँ से यहाँ लाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 5। अभी हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 5 से कंपेयर करते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो इस पार्ट के इक्वल है, जो राइट हैंड साइड पार्ट है इक्वेशन 2 का उसके इक्वल है। तो यहाँ पे इस पार्ट की जगह हम F21 लिख सकते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को तो हम क्या लिख सकते हैं? F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज क्लियर दैट द कूलम्स लॉ obeys the Newton's third law of motion, that means the two charges exert equal and opposite force on each other। अभी न्यूटन्स जो लॉ है, थर्ड लॉ है मोशन का, उसमें क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी सिमिलरली वही होता है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, बस ये माइनस साइन यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या है? कूलम्स फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट बोथ द फोर्सेस F12 और F21 वेक्टर एक्ट्स along the line joining the center of both the charges। ये क्या बता रहा है कि जो कूलम्स फोर्सेस है दोनों
F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, दोनों क्या है, सेंट्रल फोर्सेज हैं। सेंट्रल फोर्सेज का क्या मतलब है कि जो ये चार्जेस है Q1 और Q2, इनके सेंटर को जो लाइन मिला रही है, इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी के अलोंग होते हैं ये दोनों फोर्सेस, उसी के अलोंग है दोनों फोर्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कूलम्ब्स फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्सेस है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके,